WTO। अब एक एक करके आपको एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले WTO का फुल फॉर्म क्या है? WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। कब फॉर्म हुआ था? ये आपका फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1995 अंडर माराकेश एग्रीमेंट, जिसको 123 कंट्री साइन किया था, ठीक है। अब ये किसको रिप्लेस करके आया था? ये रिप्लेस किया था आपका गैट को। गैट क्या होता है आपको प्रीवियस वीडियो में सारा डिटेल में बता चुके हैं, ठीक है। अब हेड क्वार्टर, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है? आपका हेड क्वार्टर जिनेवा में, जो कहाँ पड़ता है आपका? स्विट्जरलैंड में। करंटली कितना मेंबर है? 164 मेंबर। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था सिंस 1995, जिस समय इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ तब से हम लोग इसका मेंबर हैं। करेंट डायरेक्टर जनरल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी दिया हुआ है। नाम भी कुछ अजीब सा है, गोजी ओकोंजो एवाला, जो नाइजीरिया के हैं, जो भी नाम है देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। अब आते हैं इसका स्ट्रक्चर पे, यानी कि इसमें कौन कौन बॉडी सब बैठता है, ठीक है। पर्सन कितना कितना कौन कौन किस काम से बैठता है। सो पहला जो है आपका क्या है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ये आपका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पे, जिसका मीटिंग हर 2 साल में एक बार होता है, ठीक है। अब एक आता है आपका क्या? जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल जो होता है वो आपका डे टू डे काम के लिए होता है WTO में, ठीक है। देखिए बच्चों, एकदम वास्ट में एकदम डिटेल में जाने जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज चीजों को समझिए, क्योंकि एग्जाम में आपका MCQ आएगा, आपको रामायण कहानी लिख के नहीं आना है। अब इसमें 3 पिलर्स हुआ करते हैं, ठीक है, जनरल काउंसिल में। जनरल काउंसिल में 3 पिलर्स है। एक कौन है? आपका काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस और एक काउंसिल फॉर ट्रिप्स। ये 3 इसमें पिलर वो करते हैं, गुड्स, सर्विस और ट्रिप्स, ठीक है। ट्रिप्स क्या होता है ये आपका नीचे आएगा डिटेल में, उस समय देखेंगे, ठीक है। अब एक बॉडी होता है क्या आपका? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जो अलग अलग अगर मेंबर्स के बीच में अगर किसी पर अगर झगड़ा उगड़ा हो जाए तो उसको हैंडल करने का काम कौन करता है? ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। एक होता है आपका अपेलेंट बॉडी। अपेलेंट बॉडी मतलब जो दूसरों का शिकायत को सुनता है, जैसे हम लोग अभी कोर्ट में होता है ना उस टाइप का। पर ये अभी करंटली इनएक्टिव है 2009 से, क्योंकि यूएसए उसको ब्लॉक करके रख दिया था, ठीक है। ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। WTO का यही पेज, ये 5 फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। पहला क्या है? एक एक करके चल देखते हैं। इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। पहला फंक्शन क्या है? मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि बहुत अलग अलग प्रकार का इसमें एग्रीमेंट होगा। इस पहले उसको देखभाल करने का काम आपका WTO का है, ठीक है। फोरम फॉर नेगोशिएशन, अलग अलग फोरम प्रोवाइड करता है कंट्री टू कंट्री, ताकि भाई जो भी नेगोशिएशन हो सके वो लोग एक डील हो जाए। सेटलमेंट फॉर ट्रेड डिस्प्यूट, अलग अलग जो भी डिस्प्यूट होगा किसी भी चीज को लेकर, ट्रेड बैरियर को लेकर के, जैसे अभी हम लोग डिस्प्यूट चल रहा है यूएसए को का इंडिया के साथ, तो उस प्रकार से क्या है ये डिस्प्यूट सेटलमेंट करेगा। फिर रिव्यू नेशनल ट्रेड पॉलिसी, अगर कोई कंट्री ऐसा पॉलिसी बना दे जो केवल कंट्री को फेवर पहुंचा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन डाल रहा है फॉरेन ट्रेड में, फॉरेन ट्रेड यानी क्या आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, तो उसको ये देखने का काम करेगा, ठीक है। रिव्यू ट्रेड नेशनल ट्रेड पॉलिसीज। और प्रमोट फ्री एंड फेयर ट्रेड। फ्री एंड फेयर ट्रेड यानी कि विदाउट बैरियर्स, यानी कि सब कोई डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को सेम समझे और हर कंट्री एक कंट्री के साथ एक दूसरे के साथ अच्छा से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे, ठीक है। और कोऑपरेट करता है क्या ये? IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ये मेन 5 फंक्शन है आपका किसका? WTO का, ठीक है। 5 मेन फंक्शन यही था इसका। बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, जिसमें सबसे पहला आपका क्या है? गैट 1994। अब उसी को हटा के आया था ये, तो ये उसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज गैट्स में जो था हम सारा कवर किए थे, ठीक है। गैट का फुल फॉर्म क्या है? गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये प्रीवियस वीडियो में कवर था। पर्पस क्या है इसका? टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग टैरिफ, यानी कि टैक्स। इसका मेन पर्पस क्या था भाई? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और जो भी टैक्स लगा उसको थोड़ा कम करना, ठीक है। की पॉइंट्स क्या था? ये सब कुछ खास की पॉइंट्स है। फाउंडेशन ऑफ WTO, गैट को हटा करके ही हम लोग का WTO आया था। उसमें एक प्रिंसिपल था MFN प्रिंसिपल। अब MFN प्रिंसिपल क्या बोलता था? वो बोलता था कि हर मेंबर को, एवरी मेंबर को ट्रीट इक्वली किया जाएगा। अगर इंडिया किसी दूसरा कंट्री को 5% डिस्काउंट देता है तो बाकी और 130 23 63 कंट्री है उन सबको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इंडिया केवल यूएसए को दिया, तो ये जो इसको जो 10 की जगह 10% जो बाकी सब के साथ चार्ज करता था और इसको केवल 5% चार्ज कर रहा है, तो बाकी इसको भी 5% चार्ज करना पड़ेगा 163 कंट्री को, ठीक है। नेशनल ट्रीटमेंट, इंपोर्टेड गुड्स ट्रेडेड एज लाइक डोमेस्टिक गुड्स। इसका मतलब क्या है? अगर इंडिया का कोई गुड्स इंडिया में जो बनता है, मान लीजिए मोबाइल फोन बनता है जैसे कि माइक्रोमैक्स का, तो उस पर अगर वो 16% टैक्स लगाती है, तो दूसरा कंट्री से जैसे आपका आईफोन आया,
आपका चाहे सैमसंग आए, इन लोग को भी वो अपना ही देश का गुड समझे और इस पे भी केवल 16% टैक्स लगाए। तो ये सब कुछ खास बात था आपका गैट्स में, जो हम लोग प्रीवियस में डिटेल में कवर किए थे। ठीक है, अब ये भी ये है गैट्स। अब यहाँ पर ये एस आया है, एस याद रखिएगा। अब वो एस का फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, वो सर्विस के लिए ये है। ठीक है, सर्विस क्या होता है बच्चों? गुड्स होता है सामान जो विजिबल है, और सर्विस क्या, जैसे कि आपका अकाउंटेंसी का सर्विस हम लोग देते हैं, आईटी का सर्विस हम लोग देते हैं, क्या सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब सर्विस है। डॉक्टर का सर्विस। पर्पस क्या था? लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन सर्विस लाइक बैंकिंग, आईटी और एजुकेशन, ये सब क्या आपका सर्विस है। जैसे हम भी अगर आपको पढ़ा रहे हैं, एक प्रकार का सर्विस है। अब इसका की पॉइंट्स क्या था? कवर फोर मोड्स ऑफ सप्लाई, क्रॉस बॉर्डर कंजम्पशन, अब्रॉड, कॉमर्शियल प्रेजेंस, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। ठीक है, मेन कवर करना था इस टाइप का चीज। आपका दूसरा देश कंट्री में जो हो रहा है, सो आपका अलग अलग दूसरा कंट्री के साथ सर्विस एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कर रहे हैं, सो ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? प्रमोट करता क्या? प्रमोट कंपटीशन इन सर्विस इंटरनेशनली। अलग अलग कंट्री, हर कंट्री अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसमें भी एक प्रकार का कंपटीशन खड़ा होता था। ठीक, मेंबर्स एग्री ऑन ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी तो आपको समझ में आ गया, फेयर सब कुछ हो। ट्रांसपेरेंसी बोलने का मतलब क्या है कि भाई सारा चीज फेयर में होगा, किसी भी प्रकार का कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं हो रहा किसी भी मेंबर के बीच में। तो ये था आपका क्या? गेट्स। सिंपली इसको जो याद रखना, मेन टर्म क्या है उसका फुल फॉर्म, और सर्विस क्या होता है। फुल फॉर्म आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सर्विस क्या होता है बता दिए, ये सब सर्विस था। ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो ये आईपीएस है वो क्या है? जनरली जो IPR लिखा था ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये यही है। तो यहाँ पे वो एस लिया हुआ है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मेन पर्पस क्या है? प्रोटेक्ट इनोवेशन, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन। यानी कि ट्रिप्स में जो अलग अलग कंट्री अगर कोई ट्रेड पेटेंट बनाती है, या कोई कॉपीराइट बनाती है, या ट्रेडमार्क किसी चीज पे लगता है, तो उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम उस कंट्री का होगा, जो भी मेंबर कंट्री होगा उसका। ठीक है, इसका की पॉइंट्स क्या है? मेंबर मस्ट प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोटेक्शन फॉर आईपी, मतलब एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ये नहीं एकदम खुला पायरेसी हो रहा है, हालांकि इंडिया में होने को होता है, बट फिर भी एक सर्टन हम लोग अंदर प्रोटेक्शन है। आपका अलग अलग पेटेंट का राइट्स का प्रोटेक्शन है, आपका ट्रेडमार्क का, आपका कॉपीराइट का एक होता है। जैसे यूट्यूब में ही देख लीजिए ना, आप अब यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब भी एक पर्टिकुलर कॉपीराइट का को मेंटेन रखता है कि भाई इससे ज्यादा जाइएगा तो आप पे कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा। कुछ ही तक छूट रहता है, बाकी बात आप पे कॉपी स्ट्राइक लग सकता है। तो ये था इन्फोर्सेबल थ्रू WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसको हम लोग इन्फोर्स करेंगे किसमें? WTO डिस्प्यूट। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होगा कि भाई कॉपीराइट का आप लोग वायलेशन कर रहे हैं, तो उसका सेटलमेंट WTO कर देगा। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ IP होल्डर एंड पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी है कि भाई बैलेंस करना पड़ता है। बहुत बार अगर कुछ वैसा हो, जैसे कि कुछ ऐसा पेटेंट को आप चीज को पेटेंट नहीं करा सकते जो पब्लिक वेलफेयर में पूरा खुला जाएगी। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा ऐसा चीज है, जैसे कि मेडिसिन उडिसिन, बहुत सारी चीज को जनरली आम पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं ना ओपन सोर्स। बहुत सारी चीज को ओपन सोर्स कर दिया जाता है कि भाई वो किसी पर्सनल किसी एक कंट्री का नहीं, वो सब कंट्री का है, उसको आप मॉडिफाई करके रख सकते हैं। जैसे आप गूगल भी एक प्रकार का आपका ओपन सोर्स ही है, वो भी खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रहा है लेकिन मेडिसिन उडिसिन का। अब आ जाइए ट्रिम। ट्रिम का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ट्रेड क्या? इन्वेस्टमेंट मेजर। इसका मेन पर्पस क्या था? टू रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट फॉरेन इन्वेस्टर। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर अगर दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो उसको भी वो अपना देश का ही नागरिक समझे और उसको भी वैसा ही सेम ट्रीटमेंट दे। ठीक है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे। कुछ खास खास की पॉइंट्स है। प्रोहिबिट लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट दैट फोर्स ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे कि अब दूसरा विदेश का कंट्री, मान लीजिए कोई USA इंडिया में इन्वेस्ट करने आई, ठीक है, तो हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि अगर आप ये सामान बनाते हैं तो कुछ इंडिया से खरीदिए, वो खरीदिए, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। तो देखिए ये थोड़ा मोड़ा करना ही पड़ता है। ठीक है, वरना इस तरह तो USA पूरा इंडिया मार्केट को कैप्चर करके बैठ जाएगी ना, तो थोड़ा मोड़ा जरूरी भी होता है। पर एकदम से नहीं कि हर चीज आप कर दिए, कुछ चीज तक ठीक है, बाकी दिक्कत हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट इंश्योर मेजर डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड। अब इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उस बात को ध्यान में रखिए कि भाई कि वो जो डिस्टॉर्ट ना करे ट्रेड को डिस्टॉर्ट ना करे। बोलने का मतलब है कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो इंटरफेयर ना करे, यानी कि वो चीटिंग ना हो, फ्रॉड ना हो।
चीटिंग ना करने का मतलब है कि आप अपना कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट आया, उसको आप छूट दे रहे हैं, और दूसरा कोई आ रहा है तो उसको आप उस पर टैक्स लगा दे रहे हैं, अगर आप इंडियन मार्केट को इस्तेमाल कर रहा है तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हरकत नहीं करना है। अप्लाइज टू गुड्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ओनली, ये केवल गुड्स रिलेटेड में अप्लाई होगा, इन्वेस्टमेंट केवल गुड्स रिलेटेड वाला में इस्तेमाल होगा। ठीक है, ट्रिम्स में याद रखिएगा इस बात को। फिर है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट कुछ हुआ था एग्रीकल्चर में भी कि भाई सब्सिडी को रिड्यूस किया जाएगा, इंश्योर फेयर ट्रेड और प्रोटेक्ट फूड सिक्योरिटी, सब्सिडी को रिमूव कर देंगे और इंश्योर फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करेंगे, और किसी भी प्रकार का जो फूड सिक्योरिटी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। 3 प्रकार का इसमें पिलर है। 3 पिलर कौन कौन सा? एक, मार्केट को ओपन करेंगे, मार्केट एक्सेस देंगे हर WTO के मेंबर को। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज, एक्सपोर्ट को कम करेंगे, रिड्यूस और एलिमिनेट करेंगे जो एक्सपोर्ट सब्सिडी एक कंट्री दूसरा कंट्री को देती है। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट, डोमेस्टिक सपोर्ट को भी कम करना है, जो आपका डोमेस्टिक सपोर्ट जो आपका कंट्री का इंडस्ट्री को बेनिफिट पहुंचाता है और दूसरा को नहीं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको चाइना के थ्रू देते, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बार बार वर्ड आ रहा है ना, डिस्टॉर्ट, ट्रेड डिस्टॉर्ट, इसका मतलब समझिए। देखिए चाइना क्या करती है, चाइना का भी जितना भी मोबाइल फोन इंडस्ट्री है, जैसे आपका ओप्पो, वीवो, रियलमी, ये सब, इन लोग को चाइनीज गवर्नमेंट फंड करती है। ठीक है, अब फंड करती है तो 15,000 का मोबाइल को ये लोग इंडियन मार्केट में आगे कितना बेचता है? 10,000 में। तो ये जो 5,000 हो रहा है उसको लोग को लॉस नहीं होता, ये 5,000 चाइना गवर्नमेंट लोग को कंपनसेट कर देती है। तो इस तरह तो अगर सोचिए 15,000 का मोबाइल बना करके आप दूसरा मार्केट में 10,000 में बेच रहे हैं, तो इस तरह इंडिया में जो मोबाइल बन रहा होगा वो कैसे कॉम्पीट करेगा? यानी कि आप 15,000 का मोबाइल को इंडिया में क्या 10,000 में बेच रहे हैं, तो क्या है, इससे जो डोमेस्टिक मार्केट होगा इंडिया को, वो कहाँ से कॉम्पीट करेगा भाई? क्योंकि कॉस्ट ही लगा है 15,000 बनने में। तो इंडिया में भी अगर वो बनेगा तो कितना 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 बिकना चाहिए? कम से कम 15 से ऊपर में बिकेगा ना वो। पर इसको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इंडिया को तो बहुत भयानक नुकसान हो। इसको नुकसान क्यों नहीं हो रहा है चाइना को, मोबाइल को, ओप्पो वीवो को? कि ये जो 5,000 जो कम में वो बेच रही है, ये 5,000 चाइनीज गवर्नमेंट उसको पे कर दे रही है। इसी को बोलते हैं क्या? ट्रेड डिस्टॉर्ट। इसी को बोलते हैं ट्रेड डिस्टॉर्ट, कि भाई आप ट्रेड डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मानी कि एक प्रकार का फ्रॉड प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए सब्सिडी बॉक्स। अलग अलग सब्सिडी बॉक्स होता है एग्रीकल्चर इसमें। एक है आपका ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स बोलने का मतलब क्या है? जो नॉन ट्रेड डिस्टॉर्ट होगा। बता दिए थोड़ी देर पहले आपको ट्रेड डिस्टॉर्ट क्या है। अब नॉन ट्रेड डिस्टॉर्ट मतलब ऐसा सब्सिडी जो डिस्टॉर्शन नहीं करेगा, मतलब चीटिंग नहीं करेगा। जैसे कि रिसर्च में, इन्वायरमेंटल प्रोग्रेस में, इस सब में आप जी भर के सब्सिडी दे सकते हैं। ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स में क्या आता है? आपका प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी, यानी कि प्रोडक्शन को लिमिट करे उस पर भी आप सब्सिडी दीजिएगा। ठीक है, वो परमिटेड है। एम्बर बॉक्स यानी कि ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। ट्रेड डिस्टॉर्टिंग आपको बता दिए क्या होता है? वो चाइना वाला जो अपना मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को छूट दे रहा है। ठीक है, जो ये आपका ट्रेड डिस्टॉर्ट बोलने का सिंपल शब्दों में क्या, जो अफेक्ट करता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को, और वैसे बिल्कुल करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब SND बॉक्स यानी कि स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, अच्छा ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है, ये है आपका स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। किसी कंट्री को आप फेवर दे रहे हैं, किसी कंट्री को आप फेवर नहीं दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। तो ये आपका अलाउ है डेवलपिंग कंट्री के लिए। ठीक है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री के लिए अलाउ है। जैसे कि USA जैसा कंट्री जो डेवलप कंट्री है, ये छूट देती है डेवलपिंग कंट्री को इस तरह का चीज का। ठीक है, SPS क्या है आपका? सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर। अब एक एग्रीमेंट है आपका सैनिटरी साइको सैनिटरी, ये किस लिए काम आता है? ये आपका प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन को, एनिमल्स को और प्लांट हेल्थ को। यानी कि अलग अलग जो गुड्स सर्विस जो भी बनता है वो देखा जाता है कि भाई वो आपका ह्यूमन के लिए कैसा है, एनिमल्स के लिए कैसा है, आपका हेल्थ कैसा पड़ेगा प्लांट इन्वायरमेंट में, ये सब। तो ये इसमें आता है क्या आपका SPS में। ठीक है, ये आपको उसको डिटेल दिया हुआ है। सेट मैक्सिमम रिसाइडिव लेवल और हाइजीन स्टैंडर्ड मेजर करते थे। हाइजीन स्टैंडर्ड से आता है, याद रखिएगा। जैसे अभी हाल फिलहाल में कुछ कंट्री जो थी, हम लोग का जो MDH मसाला था उसको बैन कर दी। क्या क्या हवाला दे करके? ये सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी मेजर बोल करके। ठीक है, कि वो स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, हालांकि उसको WHO की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो एक प्रकार का ये भी वही है, सैनिटरी एंड साइको सैनिटरी। ठीक है, फिर आ जाइए TBT में। ठीक है, ये जो की पॉइंट्स जो लिखा हुआ है बच्चों, वो इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मेन उसका फुल फॉर्म और उसका पर्पस पे फोकस कीजिए। ठीक है,
अब आ जाइए टीबीटी, यानी कि टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। यानी कि टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड बोलने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता था, प्रिवेंट अननेसेसरी टेक्निकल रेगुलेशन फ्रॉम ब्लॉकिंग ट्रेड। बहुत बार एक कंट्री दूसरा कंट्री के ऊपर मतलब ब्लॉक कर देती है कि भाई ये चीज करना आपको अलाउ नहीं है, वो चीज करना अलाउ नहीं है टेक्निकल दुनिया में, ठीक है। अब डीएसयू, डीएसयू का फुल फॉर्म क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग। डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग में क्या होगा, ये आपका मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट अमॉन्ग मेंबर। यानी कि ये आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट है, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरा कंट्री के बीच में अगर किसी प्रकार ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसको ये सेटलमेंट करने का काम करती है। फिर आता है आपका टीपीआरएम। टीपीआरएम मतलब ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। इसमें होता, इसका मेन काम क्या था, रिव्यू पॉलिसी मेंबर कंट्रीज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस। यानी कि अलग अलग कंट्री का जो भी ट्रांसपेरेंट मतलब जो रूल रेगुलेशन, कैसे इंपोर्ट कैसे एक्सपोर्ट हुआ है, सब यानी कि ओपन है, भाई कोई भी जाकर के देख सकता है। ये हम लोग कोई भी प्रकार का फ्रॉड व्रॉड नहीं किया। ट्रांसपेरेंट बोलने का मतलब वही हो गया क्या, फेयर ट्रेड, ठीक है, फेयर। की पॉइंट से जरूरत नहीं है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ में ना बहुत तरह का राउंड्स हुआ था, अलग अलग प्रकार का राउंड्स हुआ था। तो इसमें से बहुत सारे राउंड में सब राउंड को देखने की जरूरत नहीं है। सबसे जो इंपॉर्टेंट हम बताते हैं, एक आपका दोहा राउंड को ले लीजिए और लास्ट में दोहा राउंड, और चलिए एक बार देख भी लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा बता देंगे, लेकिन मेन दोहा राउंड इंपॉर्टेंट था। फोकस ऑन डेवलपमेंट इशू लाइक एग्रीकल्चर नोन एज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, ठीक है। ये एग्रीकल्चर को कंसिडर करता है, दोहा राउंड को याद रखिएगा, एग्रीकल्चर को कंसिडर कौन करता है, आपका दोहा राउंड। कैनकुन आपका कॉन्फ्रेंस, ये फेलियर हो गया था डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के बीच में, तो किसी काम का नहीं है। अब आपका क्या है, नायरोबी मिनिस्ट्रियल, फर्स्ट टाइम डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली एंड करता है क्या, एक्सपोर्ट सब्सिडी को। तो ये था इस राउंड में। आपका ब्यूनोस एयर्स, अब ये क्या, नो मेजर आउटकम, कोई मेजर आउटकम निकल के नहीं आया, तो ये भी किसी काम का नहीं है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो डब्ल्यूटीओ में इस्तेमाल होता है, देखिए ये आपका ना मैचिंग में काम आता है, इसको आप फालतू बोल के स्किप नहीं कर सकते, ये आपका मैचिंग में बहुत काम आएगा, ठीक है। अब SSM यानी कि स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, अलाउइंग डेवलपिंग कंट्रीज टू इम्पोज एडिशनल टैरिफ व्हेन देयर इज एबनॉर्मल सर्ज इन इंपोर्ट। यानी कि कुछ छूट डेवलपिंग कंट्री को दिया गया था कि आप एडिशनल आप 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 एडिशनल टैरिफ लगा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा किसी कारण से इंपोर्ट हो रहा है तो आपका कंट्री में, क्योंकि आप एक डेवलपिंग कंट्री हैं इसलिए। कैरन ग्रुप, अब कैरन ग्रुप क्या है, कैरन ग्रुप 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्री का ग्रुप है जो पुश करती है लिबरलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। याद रखिएगा इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ये इस कैरन ग्रुप में 19 एग्रीकल्चर कंट्री है जिसमें इंडिया उसका मेंबर नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये फालतू देश है, ठीक है। आगे आ जाइए, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन विच प्रोवाइड हैवी सब्सिडीज टू फार्मर। ये जो यूरोपियन यूनियन था, इसमें जो कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी बोलेंगे मतलब क्या कि यूरोपियन यूनियन जो बहुत हैवी सब्सिडी प्रोवाइड करता है अपना फार्मर को, उसको क्या बोला गया, कॉमन एग्रीकल्चर पॉलिसी। पीस क्लॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीस क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कैरन ग्रुप इंपॉर्टेंट है, आपका सेफगार्ड मैकेनिज्म ये भी इंपॉर्टेंट है। पीस क्लॉज अंडर 13 आर्टिकल 13 में आता है, यानी कि एओए आर्टिकल 13 में आता है ये आपका, WTO members cannot challenge each other domestic agriculture subsidies until 2004, later extended for food security in developing nations like India। देखिए पीस क्लॉज में लिखा हुआ है कि जो कंट्री अपना अपना डोमेस्टिक कंट्री को एग्रीकल्चर में सब्सिडी दे रही है उसको दूसरा कंट्री चैलेंज नहीं कर सकता। ये केवल 2004 तक था, 2004 के बाद में ये बंद हो गया। इसको ना डेवलप कंट्री लोग बहुत फायदा उठा रहा था इसका। डेवलप कंट्री लोग, देखिए डेवलप कंट्री के पास भर भर का पैसा, दुनिया भर का सब्सिडी दे देगा। आप इंडिया ऐसा कंट्री के पास उतना पैसा थोड़ी ना है कि एग्रीकल्चर में पूरा पैसा लगा दीजिएगा। हम लोग को और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, अपना डिफेंस, अपना एजुकेशन, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन बता दिए थे आपको क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन, जहां पर अगर आप एक कंट्री को छूट दीजिएगा तो दूसरा कंट्री को भी छूट देना पड़ेगा। इसे क्या बोलते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन। जैसे कि मान लीजिए 164 कंट्री है WTO मेंबर का, ठीक है। अब हम लोग जो 10% टैक्स स्टील में लगाते थे, यूएसए को बोले 5% तुम्हारे लिए, तो 5% के बाद आप यूएसए को नहीं कर सकते, आपको हर बाकी 163 कंट्री को भी 5% में ही देना पड़ेगा। ये होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। तो ये लिखा हुआ है एवरी मेंबर मस्ट ट्रीट ऑल मेंबर इक्वली। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल मतलब वही जो बताया थोड़ी देर पहले। अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी फॉरेन गुड्स
फॉरेन गुड्स जैसे मान लीजिए इंडिया में इन किया, तो उस गुड्स को हम लोग अपना डोमेस्टिक गुड्स की तरह समझेंगे। जैसे बता दिए थे, अगर माइक्रोमैक्स पे अगर आप 16% का टैक्स लगाते हैं, तो फॉरेन से जो भी गुड्स आएगा, मान लीजिए मोबाइल फोन, आईफोन आया चाहे सैमसंग आया, तो इस पे भी आप 16% टैक्स लगाइए, उसको भी आप अपना कंट्री का ही गुड समझिए, ठीक है। फिर आता है डंपिंग। अब डंपिंग का मतलब क्या होता है उसको समझिए। डंपिंग, सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट प्राइस लोअर देन कॉस्ट और डोमेस्टिक प्राइस। चाइना, इस चाइना इतना डंपिंग करता है ना कि दूसरा का मार्केट पूरा एक्सप्लॉइट करके रखता है। जैसे अभी इंडिया का भी ये सब प्रॉब्लम है। ये मान लीजिए जो ओप्पो को ना, मान लीजिए ओप्पो वीवो को जो भी मोबाइल है, अगर आप उसको अपना देश में 15,000 में खरीद रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा 20,000, ठीक है। लेकिन आपका मार्केट में वो बेच रहा है 15, और अपना कंट्री में बेच रहा है कितना, 20,000 में। दूसरा मार्केट में 15 में क्यों बेच रहा है? दूसरा मार्केट में 15 में इसलिए बेच रहा है कि बोलता है भाई दूसरा कंट्री का मार्केट को जाके कैप्चर करो। दूसरा मार्केट एक बार कैप्चर कर लो तो पूरा मार्केट अपना हो जाएगा। और ये जो 5,000 का लॉस हो रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग में, इसको कौन भरपाई कर देगा? इसको चाइना गवर्नमेंट भरपाई कर देगी, जैसे आपको ट्रेड डिस्टॉर्ट के बारे में बताए थे। तो डंपिंग मतलब होता है क्या, कि बहुत सारा गुड्स दूसरा कंट्री में जाके सस्ता दाम में बेच देना। तो यही लिखा हुआ है, सेलिंग गुड्स इन फॉरेन मार्केट एट प्राइस लोअर देन कॉस्ट और डोमेस्टिक प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डंपिंग, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब उससे बचने के लिए कंट्री लोग करता क्या, डंपिंग से हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं। ये आपका इंपोर्ट ड्यूटी है, इम्पोज ऑन प्रोटेक्टेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अभी एंटी, ये जो डंपिंग होता है, चाइना जो उस तरह माल सस्ता में बेच रही है इंडिया में, तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होगा, वो जो मैन्युफैक्चर होगा डोमेस्टिक कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको बहुत नुकसान होगा ना। तो उससे बचने के लिए हम लोग आते हैं क्या, एंटी डंपिंग ड्यूटीज। तो ये इंपोर्ट ड्यूटी है जो इम्पोज होता है किस लिए, ताकि हम लोग डोमेस्टिक अपने इंडस्ट्री को बचा सके। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज इम्पोज ऑन ऑफसेट सब्सिडीज गिवन बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जैसे आपको बताया, जैसे चाइना कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 20,000, वो बेचवा कितना दे रही है, अपना 15,000 में, और 5,000 का छूट वो अपना कंट्री का को दे रहा है, कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग को। तो जो कंट्री से बचना चाहेगा तो वो अपना कंट्री में, जैसे इंडिया वाला सब मान के चले, इंडिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला सब शिकायत लग गया इंडियन गवर्नमेंट के पास कि सर चाइना जो है अपना कंट्री को 5,000 का छूट दे रही है, जिससे वो लोग 20,000 का मोबाइल 15,000 में बेच रहा है। तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट भी छूट दे पाए, कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट करती क्या है, भाई तुम लोग बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, सब बनाने में खर्चा आएगा 20,000। वो लोग का भी 20 आता था, हम लोग का 20 आता था, लेकिन उन लोग का 5,000 का छूट मिल जा रहा है, तो लोग 15 में बेच रहा है मार्केट में। तो बोलता काम करते हैं, जो मोबाइल आएगा चाइना का 15,000 में जो बिकने वाला होगा, उसमें 5% का 5,000 का टैक्स लगा देते हैं। अब वो लोग अभी कितना हो गया, चाइना का भी मोबाइल 20,000, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। समझ में आया? स्पेशल एंड डिस्पेंसेशन ट्रीटमेंट ये बता दिए थे। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? नॉन टैरिफ बैरियर आपका ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब ऐसा बैरियर जो आपका मॉनिटरी ना हो, जिसमें टैक्स ना लगा हो, पैसा ना लगा हो, ठीक है। जैसे कि क्या, आपका कोटास, लाइसेंसिंग, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, ये हम डिटेल में कवर किए थे, ठीक है। एक अपना मेरा पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ बैरियर, उसमें पूरा डिटेल में ये कवर है। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट बोलने का मतलब क्या है, ट्रेड जैसे कि आपका बाली मिनिस्ट्रियल, ये सब अलग अलग मीटिंग हुआ था ताकि ट्रेड को कवर कर अच्छा से ट्रेड हो। आपका फिर क्या, आपका सिंगापुर इशू। सिंगापुर इशू में क्या था कि इस टॉपिक इंट्रोड्यूस इन 1996 सिंगापुर मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन पॉलिसी। इस बात को ध्यान रखिएगा, केवल इन्वेस्टमेंट को लेकर, कंपटीशन पॉलिसी को लेकर के ये हुआ था। उसको क्या बोला था, सिंगापुर इशू, जो 1996 में हुआ था। दोहा डेवलपमेंट बता दिए थे, जो आपको कतर में हुआ था, फोकस ऑन डेवलपमेंट, जिसको एग्रीकल्चर सब्सिडीज ये सबको वो कवर किया था। बाली पैकेज इंक्लूड ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एंड पीस क्लॉज एक्सटेंशन। जो पीस क्लॉज था उसको आगे बढ़ाया गया था फॉर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। बताए थे आपको अच्छे से, ये सब भी हो चुका था, रहने दीजिए। अपेलेंट बॉडी क्या होता है बताए थे, अपेलेंट बॉडी जो WTO जुडिशियल ऑथोरिटी टू हियर अपेलेंट डिस्प्यूट बताए थे। जैसे अलग अलग इंडिया में कोर्ट होता है डिस्प्यूट को सुनने के लिए, उसी तरह WTO में भी था, है। टैरिफ बाइंडिंग, मैक्सिमम टैरिफ लेवल कमिटेड बाय WTO मेंबर्स इन नेगोशिएशन। कुछ कुछ टैरिफ अलाउ करती है WTO, यानी कि जो मैक्सिमम लेवल पे अलाउ कर रही है कि कौन कंट्री कितना लगाता है, वो क्या आपका टैरिफ बाइंडिंग। कोटा क्या होता है बता दिए थे, मतलब सर्टन रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट में, लिमिट क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, यानी कि कुछ एक लिमिट अमाउंट में आपको इंपोर्ट करने का परमिशन मिलेगा। फिर क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। ये ट्रेड रिलेटेड क्या एक्सपेक्ट है देखिए, रिसेंटली डिस्कस इन WTO डील्स इन ग्लोबल रूल्स ऑन और ऑनलाइन ट्रेड एंड डाटा फ्लो।
ये जो ऑनलाइन डाटा फ्लो हो रहा है उसको लेकर के ये नया इशू है, ठीक है। उसको लेकर के बनाया गया क्या, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी क्या आपका ऑनलाइन डेटा। अब डब्ल्यूटीओ का भी कुछ क्रिटिसिज्म है, ठीक है। पहला क्रिटिसिज्म सबसे बेस्ट है, मतलब इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन डिसएडवांटेज डिमेरिट्स है। पहला क्या है, बाइस टुवर्ड डेवलप नेशन, नो डाउट, एकदम 100% करेक्ट, ये 100% करेक्ट है, याद रखिए। ये संस्था आपका फॉरेन लोग, मतलब जो डेवलप कंट्री है वो लोग बनाया था अपना बेनिफिट के लिए, अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए। कभी भी मत सोचिएगा कि ये लोग अपना मतलब दूसरा देश का भलाई के लिए उतना बैठा है, नहीं, ये लोग कंप्लीटली अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए बना हुआ था। इसे जितना भी डिसीजन लिया गया, मैक्सिमम डिसीजन डेवलप कंट्री का फेवर में था, इसे तो सालों से एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। फिर हाई एग्रीकल्चर सब्सिडीज इन यूएसए और यूथ, ये लोग पास भर भर के पैसा है, तो लोग भर भर के सब्सिडी दे सकता है, हम लोग पास नहीं है। और अपना देश में सब्सिडी दे के दाम सस्ता में कर देगा, ठीक है, चीप लेबर, चीप सस्ता कर देगा, और उसको इंडियन मार्केट में बेचना चाहेगा या चाइना मार्केट में बेचना चाहेगा, तो ये सब नौटंकी होता है इसमें। फेयर इन दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, जो एग्रीकल्चर को लेकर के इशू हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, क्योंकि जो मांग रहा है वो हो नहीं सकता। अभी अभी जैसे देख लीजिए, अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में मेन जो नौटंकी चल रहा है ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प जो ड्रामा कर रहे हैं, तो ये ड्रामा इसलिए नहीं हो रहा है कि मतलब हम लोग ऐसे से ऑयल खरीदते हैं इस कारण से। मेन उसको इंडिया का मार्केट ओपन चाहिए डेयरी प्रोडक्ट के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए उसको चाहिए इंडियन मार्केट ओपन, जो हम लोग जिसपे बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, और हम लोग खोलेंगे भी नहीं, और खोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि भाई हम लोग बहुत ज्यादा आबादी, मतलब 40% जैसा आबादी उस दूध का बिजनेस में एंगेज है, ठीक है। तो किसी भी हाल में वो खोलना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए, जो कितनो जो जो जितना उसको जितना टैरिफ लगाना है इंडिया में लगाते रहे, तो खोलना भी नहीं चाहिए। फिर क्या है, स्लो डिसीजन मेकिंग, स्लो डिसीजन मेकिंग ड्यू टू कंसेंसस रूल। अब देखिए, जिसके पास जितना सब सब जितना भी बड़ा बड़ा था, वो सब कोई आपस में एकजुट हो जाता था। अब वैसे देखिए, अमेरिका अपना दबाव में डाल के बहुत सारे कंट्री को अपना अंदर में ले आएगा, और अपना मर्जी के हिसाब से बिल पास करवा सकता है। और ऐसे भी इसमें स्लो डिसीजन मेकिंग होगा कि हर सबका पर्सनल ओपिनियन चाहिए ना, इसलिए। रिड्यूस पॉलिसी स्पेस फॉर डेवलपिंग कंट्री, देखिए मेन पॉलिसी आपका हमेशा से वैसे बताएं कि आपका ये डेवलप कंट्री के लिए ही बना था, और डेवलपिंग कंट्री को बहुत ही ज्यादा लोग इग्नोर करता था, वो बस पर्सनल अपना बेनिफिट के लिए बना था। देखिए याद रखिए बच्चों, ये WTO, IMF, ये सब पपेट है, आसान भाषा में बता रहे हैं। ये सब डेवलप कंट्री सबका, USA, फ्रांस, जर्मनी, ये सबका क्या गुलाम है, लोग जैसा बोलता है वैसे ही होता है, ठीक है। IMF को ही ले लीजिए, इंडिया में उतना बार हमला करता है, फिर भी IMF जो है पाकिस्तान को लोन देते रहिए, उतना बार पाकिस्तान जब इंडिया में हमला करता है फिर भी। तो दुनिया भर का नाटक है, बोलने भर के लिए है, ठीक। तो ये सब था, तो इसमें इतना ही।